के दिन डिफेंस बजट है 6 लाख करोड़। और इतना ही नहीं, आज के दिन हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाते हैं, चंद्रयान को भी लैंड करते हैं दक्षिणी ध्रुव, चांद के दक्षिणी ध्रुव पे, जो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। हम अग्नि 5 भी बनाते हैं जिसकी रेंज में पूरा संसार आ जाता है। और मोदी जी तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में बैठ के ही वॉज लुकिंग एज फिट एज ए फाइटर पायलट। ये भी बड़ी फख्र की बात है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वैसे तो माननीय गृह मंत्री जी ने कल बताया था लोकसभा में कि 2 बहुत बड़ी गलतियां हुई। कुछ ऐसे भी दौर देखे हैं इतिहास के पन्नों ने, लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। 2 गलतियां तो कश्मीर पूरा नहीं छुड़वाया और यूएन में सीज फायर के लिए चले गए। इस पे तो काफी डिस्कशन हुआ, मगर मैं कहता हूं 4 गलतियां नेहरूवियन लीगेसीज टू दिस कंट्री, यानी पार्टीशन ऑफ द कंट्री फॉर द पर्सनल एम्बिशन ऑफ जिन्ना एंड नेहरू, यानी कि देश का विविसेक्शन हुआ, 30 लाख मारे गए, करोड़ों माइग्रेट हुए। और फिर उस वक्त के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के रोकने के बावजूद भी हिंदी चीनी भाई भाई एंड स्मिटन बाई सोशलिज्म से उन्होंने बगैर कोई बाउंड्री धारण किए तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। ऐसी स्थिति आ गई कि आज के दिन ये स्वरूप युद्ध चेंज कर गया और हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है, सो कॉल्ड आजादी वाज इनफैक्ट टू बिगिन विद वाज बर्बादी। और हम इसीलिए 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाते हैं, पाकिस्तान डे। उसके बाद हिंदुस्तान पूरी तरह से युद्धरत है और युद्ध अपना स्वरूप चेंज कर गया है। ऐसे हालात में हमारी एग्रेसिव डिफेंस, यानी अब हम दुश्मन पे सर चढ़ के बात करते हैं। एक दफा रक्षा मंत्री ने कहा था कि चाइना बॉर्डर पे हम सड़कें, सुरंगें, टनल विकसित इसलिए नहीं करते कि उनके आने के लिए आसान रास्ता हो जाएगा चाइनीज के लिए। आज हमारा सिपाही उनके सर पे ओवरलुक करता है और बड़ी सुपीरियोरिटी के साथ हम डोमिनेट करते हैं। इसी तरह से एक बहुत लंबी लिस्ट है, मगर क्योंकि आपने घंटी बजा दी, मैं सोल्जर हूं, तो मैं ये कहूंगा कि हर एक फ्रंट पे डॉक्टर हूं, थोड़ी सी डॉक्टरी की बात भी कर लूं कि हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हैं। 2.2 बिलियन को हमने वैक्सीनेशन दिया और वैक्सीनेशन के भी हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। लगता ऐसे है कि तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट के आएगा और भारत की गौरव गाथा को नरेंद्र मोदी दोहराएगा, ये हिंदुस्तान दोहराएगा। जय हरियाणा, जय हिंद। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक वाजपेयी। माननीय उपसभापति महोदय, देश की आर्थिक स्थिति के संबंध में चर्चा करने का आपने अवसर दिया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। महोदय, अगर देश की आज़ादी के बाद 2014 से 2023 तक का ये दशक अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, हर दृष्टि में ये दशक जो है एक स्वर्णिम काल माना जाएगा भारतवर्ष का। हर क्षेत्र में इन 10 वर्षों में, इन 9.5 वर्षों में देश ने प्रगति की है। अगर आप चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे सामरिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, हर क्षेत्र में ये देश आगे बढ़ा है और इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता। हमारे विपक्ष के बैठे मित्रों ने भले ही तमाम आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया हो, लेकिन उनकी अंतरात्मा भी ये बात को समझती है कि इन 10 वर्षों में जिस तेजी के साथ देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है वो अकल्पनीय है
और इन लोगों ने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि देश इतनी तेजी के साथ प्रगति कर सकता है। जबकि इन 10 वर्षों में देश ने कोरोना जैसी महामारी को भी झेला, दो बड़े युद्ध हो रहे हैं दो देशों के, और उनके चलते तमाम सारी दुनिया के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था भी घुटनों पर आ गई। लेकिन उसके बाद भी ये देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में भी समाज के प्रति जो दायित्व है सरकार का, उसका भी जिस तेजी के साथ निर्वहन कर रहा है, इन तमाम सारी चुनौतियों के बाद भी देश आगे भी बढ़ रहा है, सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं ये दशक है, ये स्वर्णिम काल होगा देश के आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की दृष्टि से ये 10 वर्ष बहुत ही मूल्यवान होंगे। मान्यवर, आप देखें जिस तरीके से आज देश, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने स्वावलंबन का नारा दिया, तो आज हर क्षेत्र में, यहाँ तक खिलौने तक जो विदेशों से आयात हुआ करते थे, चाइना से करोड़ों रुपए के खिलौने आते थे, आज देश में खिलौना उद्योग भी इतनी तेजी के साथ बढ़ा। दीपावली में विदेशों से आने वाली तमाम वो झालर और वो बिजली की रोशनी, वो सारी जो करोड़ों रुपए की आयात हम करते थे, देश ने, मोदी जी के आह्वान पर देश ने स्वयं उन सारी चीजों का निर्माण करना प्रारंभ किया, और जिससे कि हम बड़े सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे हम स्वावलंबन की ओर बढ़े हैं। आप देखें मान्यवर, 1 लाख करोड़ से ज्यादा रक्षा उत्पाद जिनको कि हम आयात करते थे दूसरे देशों से, उन रक्षा उत्पादों को हमने देश के अंदर बनाने का काम किया, इंडिजिनस। और आज इतना ही नहीं, हवाई जहाज से लेकर प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर भी हमारा HAL बनाने का काम कर रहा है। तो आज मैं देखो औद्योगिक दृष्टि से देश कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। और ऐसा नहीं कि हमारे तेजस विमान का लोहा आज सारी दुनिया मान रही है कि जिस तेजी के साथ हमने तेजस विमान और प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर बना करके दुनिया को दिखाने का काम किया है कि भारत हर देश, हर क्षेत्र में सक्षम है। आप जैसे देखें चंद्रयान पर जितनी सफलता के साथ हमने लैंड किया, उसके बाद जो आज सारी दुनिया के सामने है कि हमने हर क्षेत्र में अपनी प्रगति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज इस बात से सभी लोग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का, ये मान्यवर कोई छोटा दायित्व तो नहीं था। कोरोना जैसी महामारी में तमाम गरीबों के रोजगार चले गए थे, जो मजदूरी करते थे उनके रोजगार चले गए, लोगों के सामने खाद्यान्न का संकट था। ऐसे में हमारी सरकार ने, यशस्वी नेता माननीय मोदी जी ने कहा, देश के उन गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों को हम निःशुल्क राशन देने का काम करेंगे। और जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई 2020 से आने वाले 2028 तक के लिए इसे सुनिश्चित कर दिया गया कि निःशुल्क राशन हम गरीबों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। 80 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होने का काम करेंगे। मान्यवर, गरीब बीमार हो जाता था, इलाज नहीं हो पाता था, उसके पास पैसा नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाकर 5 लाख तक का इलाज हर गरीब का निःशुल्क की व्यवस्था कर दी। उससे गरीबों के जीवन में भी रोशनी आई। गंभीर बीमारी, चाहे हृदय रोग की हो, किडनी की हो या कोई और गंभीर बीमारी, उनका इलाज गरीब आदमी नहीं करा पाता था। आज सभी अस्पतालों में उनके लिए आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था। हम स्वच्छता की बात करते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता का नारा दिया, देश में एक नई क्रांति आई है। और आज अगर आप देखें सामाजिक जीवन में भी स्वच्छता का कितना बड़ा महत्व है और कितनी तेजी के साथ देश ने उसे अंगीकार करने का काम किया है। 12 करोड़ से ज्यादा स्वच्छ शौचालय बनाकर हमारी महिलाओं की इज्जत और उनके सम्मान को बढ़ाने का काम किया, इज्जत घर का रूप देने का काम किया। उज्ज्वला गैस के माध्यम से 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को निःशुल्क उज्ज्वला गैस दे करके, जो वो धुएं से खाना बनाती थी, गीली लकड़ी से खाना बनाती थी, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। करोड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास बनाकर मानवर गरीब को भी पक्की छत देने का काम किया। जेनेरिक दवाओं के माध्यम से दवाओं की कीमत इतने बड़े पैमाने पे कम की कि आज जो दवाएं बाजार में 100 रुपए में मिला करती थी, जेनेरिक स्टोर पर 10 रुपए 15 रुपए वो दवाएं मिलती हैं। और हजारों की संख्या में जेनेरिक स्टोर बनाकर गरीबों को भी अच्छी दवाएं उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखें, किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों को निरंतर सब्सिडी देने का, उनको सम्मान राशि देने का काम किया है। और इतना ही नहीं, यूरिया हो, DAP हो, NPK हो, सारे जो हमारे कृषि के जो भी खाद थी, फर्टिलाइजर थे, उनके ऊपर एक बड़ी छूट देने का काम सरकार ने किया।
और यहां तक कि 20% ही उनसे लिया जाता, 80% सरकार सब्सिडी देती है, जिससे किसान के ऊपर कोई अतिरिक्त भार ना आने पाए। पूरे देश को नल से जल पहुंचाने का काम किया, और उसके बाद भी आज हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने की बात करते हैं। आप जिधर दृष्टि डालेंगे उधर आपको लगेगा इन 9.5 वर्षों में विकास ही विकास दिखाई देता है। मान्यवर, चाहे नेशनल हाईवेज का निर्माण हो, जहां इनके समय में 8 से 10 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनती थी, आज 40 किलोमीटर पर डे से ज्यादा हाईवेज का निर्माण हो रहा है। इतनी तेजी के साथ हाईवेज का निर्माण हो रहा है। रेलवे के क्षेत्र में देखें एक नई क्रांति आई है। सारे देश के रेलवे स्टेशनों का उन्नयन हो रहा है, उनका उच्चीकरण हो रहा है, नई नई ट्रेनें आ रही हैं, कहीं वंदे भारत ट्रेन आ रही, कहीं रैपिड रेल आ रही है, मान्यवर कहीं पर जो है बुलेट ट्रेन आ रही है, शहरों के अंदर चलने के लिए मेट्रो ट्रेन आ रही। ये क्रांति आपको दिखाई नहीं पड़ती क्या? बिना आर्थिक समृद्धि के ये क्रांति हो सकती थी? आप स्वयं अपने दिल पर हाथ रख करके देखें कि इन 9 वर्षों के अंदर जो देश ने तरक्की की है वो कोई सामान्य तरक्की नहीं है, और ये तभी संभव थी कि आर्थिक दृष्टि से हम समृद्ध होते। और आज दुनिया के जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उन सब ने इस बात को माना है कि भारत बहुत तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और ये अपेक्षा की है आने वाले दिनों में, जो आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले पंचवर्षीय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। क्योंकि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जिस नेतृत्व ने सारी आज केवल देश को ही नहीं दुनिया को दिशा देने का काम कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में देखें मान्यवर किस तेजी के साथ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, और इन विपरीत परिस्थितियों में भी, जब सारी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई है उसके बाद भी हमने देश की अर्थव्यवस्था को कहीं भी डगमगाने नहीं दिया है। ये हमारे देश के कुशल नेतृत्व का ही प्रभाव है कि जिसके चलते हम तमाम सारे इन विकास के कार्यों को भी कर सकें। मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, नए नए आयुर्विज्ञान संस्थान खुल रहे हैं। आज पूरे देश में आप एक एक राज्य में 2-2 आयुर्विज्ञान संस्थान बन रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आयुष के क्षेत्र में भी बड़ी तेजी के साथ प्रगति हो रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी सुविधाएं जनमानस को देने का काम इस सरकार में हुआ है वो अपने में भी एक उदाहरण है। मान्यवर, आप देखें इतने मेडिकल कॉलेज कभी नहीं बने थे, और जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं होंगे हमारे पास डॉक्टर नहीं होंगे, और 140 करोड़ की आबादी के स्वास्थ्य के लिए हमको चाहिए होंगे योग्य चिकित्सक, और उन योग्य चिकित्सकों को बनाने के लिए मोदी सरकार में ये लक्ष्य रखा गया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और हमारे बच्चे वहां से पढ़ के निकलेंगे, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम करेंगे। मान्यवर, इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में आज देखें नए नए विश्वविद्यालयों का निर्माण हो रहा है, महाविद्यालयों का निर्माण हो रहा है। नई शिक्षा नीति लाकर सरकार ने एक देश को नई दिशा देने का काम किया है। मातृभाषा को लेकर के भी सरकार ने जो प्राथमिकता दर्शाने का काम किया है, भारतीय भाषाओं में शिक्षा हो, ये पहली बार हमारी सरकार ने आजादी के बाद इसको प्राथमिकता देने का काम किया है। मानवर, इतना ही नहीं, आज एयरपोर्ट देखें 70 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनकर तैयार हुए हैं, और जिन पर कि आज जो उड़ान योजना के अंतर्गत सामान्य जन भी हवाई यात्रा करने में सक्षम हो सका है। ये बिना देश की आर्थिक समृद्धि के संभव नहीं हो सकता था। तो मान्यवर, आज दुनिया भी देखें, और कहीं भी किसी भी देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए सामरिक मजबूती बहुत आवश्यक है। मान्यवर, जैसा अभी जनरल वत्स जी कह रहे थे, हमने सामरिक दृष्टि से भी देश को समृद्ध बनाने का काम किया है। हमारी सेना के पास उनके आयुध भंडारों में कोई कमी न हो, हर तरह से सेना सक्षम हो। ताकि हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकें। इसलिए आज हमारे आयुध भंडार भरे पड़े हैं तमाम उन उपकरणों से जिससे कि दुनिया से बड़ी से बड़ी ताकत का हम मुकाबला कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि आजादी के ये 9.5 वर्ष जो माननीय मोदी जी के ये स्वर्णिम काल के रूप में देखे जाएंगे, हर क्षेत्र में देश ने प्रगति की है, और आर्थिक दृष्टि से जिस तरह से देश समृद्ध हुआ है वो किसी से छिपा नहीं। केवल हमारे विपक्ष के मित्र अपनी झेप मिटाने के लिए अनर्गल आंकड़े इकट्ठा करके पेश करने का काम कर रहे हैं। ये सारी दुनिया इस बात को जानती, और मान्यवर, इसका सबसे बड़ा पैमाना है देश की 140 करोड़ जनता। जब भी जनादेश होता है
हमारी सरकार के पक्ष में आता है, क्योंकि जनता को विश्वास है कि माननीय मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, देश तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जो अखंड जीतती है, ये माननीय मोदी जी के प्रति और इस सरकार के प्रति जनता का विश्वास ही है कि जो हमारे प्रयासों से संतुष्ट है। सबका प्रयास, सबका विकास और ये जिस नारे के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, आपने हमें अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री रामचंद्र जांगड़ा जी। सभापति जी, आपने मुझे भारत की आर्थिक स्थिति पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मान्यवर, परसों से इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। भारत वास्तव में सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया बनने के रास्ते के ऊपर है। इस देश में बाबर से पहले जितने भी हमलावर आए, भारत से लाखों मन सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ लूट कर लिए गए, फिर भी ये देश सोने की चिड़िया बना रहा। लेकिन अंग्रेजों ने न देश की संपत्ति को लूटा, बल्कि देश की संपत्ति के साधनों को भी लूटा। और अगर उसकी वास्तविक तस्वीर देखनी है तो कोई भी भाई प्रेमचंद का साहित्य पढ़ सकता है, उसे भारत की असली तस्वीर का अंदाजा लग जाएगा, जो अंग्रेजों ने जिस स्थिति में लाके भारत को खड़ा कर दिया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज़ादी के बाद भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए थी। हमारे देश के शहीदों ने, सरदार भगत सिंह ने, सुखदेव सिंह ने, शहीद बिस्मिल्लाह अशफाकुल्लाह ने, शहीद चंद्रशेखर ने, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने, खुदीराम बोस ने किस लिए गोलियां खाई थी, किस लिए फांसी का फंदा चूमा था, किस भारत की कल्पना की थी, किस भारत की तस्वीर सामने रखकर वीर सावरकर ने सेलुलर जेल के अंदर यातनाएं सही थी, और किस भारत की कल्पना करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने हजारों आजाद हिंद सैनिकों के साथ प्राणों की आहुति दी थी। वो भारत कौन सा भारत होना चाहिए था, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिए थी, हमारे सामने सवाल ये है। अभी जनरल वत्स जी युद्ध की चर्चा कर रहे थे। चाइना वार के समय में हमारे सैनिकों के पास क्या था? एक 303 की राइफल और 50 कारतूस, इसके सिवाय कोई एमिनेशन नहीं था। रेजांगला के अंदर जो हमारे सैनिकों ने शहादत दी, मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में, उन सैनिकों की डेड बॉडी को भी देख के किसी का भी हृदय कांप सकता था कि किस स्थिति में उन्होंने वो युद्ध लड़ा था। क्या था उनके पास? ना जूते थे, ना कपड़े थे, ना हथियार थे, ना कुछ नहीं था। आज भारत के पास राफेल है, आज भारत के पास तेजस विमान है, आज भारत के पास प्रचंड हेलीकॉप्टर है, आज भारत रक्षा उपकरणों का ना आयात बंद कर दिया बल्कि निर्यात शुरू कर दिया है। आज भारत लाखों करोड़, हजारों करोड़ का रक्षा उत्पादन करके विदेशों को निर्यात कर रहा है। आज भारत की आर्थिक स्थिति ये है। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरे साथी विपक्ष के कई बार चर्चा कर रहे थे कि 2014 के बाद की बात क्यों करते हैं, 2015-14 से पहले की बात क्यों नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता इतने कंजूस और इतने छोटे दिल के नहीं हैं। सरदार वाजपेयी जी ने कहा था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। सरदार प्रधानमंत्री जी कई बार नरसिम्हा राव जी की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा कर चुके हैं, अपने शब्दों में कर चुके हैं, कोई कंजूसी नहीं बरती है। लेकिन मैं बात करता हूं 1998 में वाजपेयी जी के आने से पहले की। मैं किसानों की चर्चा की बात करता हूं। भारत के किसान को कोऑपरेटिव लोन 10,000 रुपये 24% ब्याज के ऊपर मिलता था, और अगर 500 रुपये किसी किसान की किस्त टूट जाती तो उसको तहसील के हवालात में बंद कर दिया जाता था। गुंडों के लिए, अपराधियों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून था। उनको 24 घंटे में बताना पड़ता था कि आपको किस अपराध में यहां पर बंद किया गया है। लेकिन किसान के लिए कोई कानून नहीं था। जब तक वो 500 रुपए की किस्त ना भर दे तब तक महीनों तक तहसील के हवालात में जिल्लत की जिंदगी जीते हुए किसान को रहना पड़ता था। इस किसान को अपमान से किसने पीछा छुड़वाया? वाजपेयी जी की सरकार आई, सरदार राजनाथ जी कृषि मंत्री थे, किसान क्रेडिट कार्ड बना के जो 24% ब्याज का जो रेट था उसको 7% के ऊपर लेके आए और किसान को तहसील के हवालात की जिल्लत की जिंदगी से मुक्ति दिलवा दी। ये किसने किया? याद करने की चीजें हैं। और आज किसान को
0% के ऊपर मोदी जी की नीतियों की वजह से लोन मिल रहा है। जो किसान 10 रुपए अगर किसी पड़ोसी की लड़की को कन्यादान देना पड़ता तो महाजन की बहीमा को अंगूठा लगा के आता था, वो किसान आज 15 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेने के लिए अगर जाता है एजेंसी में तो कहता है नगद लूंगा, बताइए डिस्काउंट कितना देना है। आज किसान की आर्थिक स्थिति ये है। आप कल्पना करिए कि इस समय देश के अंदर हमारे घरों की स्थिति क्या है। हरियाणा की चर्चा कर रहे थे जनरल साहब, इन्होंने पूरी बात नहीं बताई। हरियाणा सरकार एक ओलंपिक मेडल विजेता को 6 करोड़ रुपया इनाम में देती है, 6 करोड़ रुपया गोल्ड मेडलिस्ट को, और 4.5 करोड़ रुपया सिल्वर मेडलिस्ट को देती है, और 2.5 करोड़ रुपया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को देती है। और अगर कोई खिलाड़ी कोई मेडल नहीं जीत पाता, केवल मात्र ओलंपिक में पार्टिसिपेशन कर लेता है, तो उसको भी सरकार 25 लाख रुपए इनाम देती है। कहां पर है ये? कांग्रेस के लोग मुझे बताएं कि किस खिलाड़ी को कहां कब इनाम दिया गया था। तो मैं मान्यवर हरियाणा एक हरियाणवी एक थोड़ा सा मेरे ऊपर आप इतनी तो कर देंगे, मेरे थोड़ी सी मैं बात की अपनी चर्चा करूं तो मैं अभी युद्ध की चर्चा हो रही थी, सैनिकों को सम्मान किसने दिया? कारगिल के वार से पहले इस देश के सैनिक अगर अपनी शहादत देते तो उसके घर में क्या आता था? एक उसकी टोपी और एक उसकी बेल्ट या तार आ जाता था कि आपका बेटा वहां पर शहीद हो गया। वो तो डेड बॉडी का भी मुंह नहीं देख पाते थे। ये सैनिकों को सम्मान के साथ उनकी डेड बॉडी को वहां पर लाया गया और तोपों की सलामी, बंदूकों की सलामी के साथ गांव के शमशान घाट में उनका दाह संस्कार किया गया। और सैनिक विधवाओं को पेट्रोल पंप, गैस की एजेंसी, क्या कभी कांग्रेस को याद आया कि हमारे देश की सैनिक विधवाएं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के लिए, जो इतनी विकट परिस्थितियों में लड़ाई लड़ते हुए विदेशियों से अपना प्राणों की आहुति दे दी, उसके बाद उनका गुजारा कैसे होगा? ये बात और किसी को याद क्यों नहीं आई? ये वाजपेयी के समय के बाद भाजपा शासन में याद क्यों आई? अभी मैं आंकड़ों की बात नहीं करता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं। आज हमारे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था देखिए, आज हमारे कॉलेजेस की व्यवस्था देखिए, आज हमारे यूनिवर्सिटीज की व्यवस्था देखिए, आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों की व्यवस्था देखिए, आज वंदे भारत ट्रेन की व्यवस्था देखिए, हवाई अड्डों की व्यवस्था देखिए। और हमारे देश में जितने भी दास्ता के चिन्ह थे इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1977 से पहले, ये हार्डिंग लेन है, ये जॉर्ज पंचम रोड है, ये जॉर्ज सस्टम रोड है, ये विक्टोरिया रोड है, ये विलिंगटन हॉस्पिटल है, ये इरविन हॉस्पिटल है। इस दास्ता के चिन्ह क्यों नहीं मिटाए गए? जब जब कांग्रेस इस देश से गई तब तक दास्ता के चिन्ह इस देश से गए हैं, और जब कांग्रेस आती है तो दास्ता और दास्ता के चिन्ह भी वापस लौट के आ जाते हैं। ये देश के हालात रहे हमेशा। तो मैं ये आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर चर्चा करते हुए अगर कोई आंकड़ों की भी बात करे तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देने के बाद भी पहली बार भारत ने 75,000 करोड़ से ऊपर के खाद्यान्न उत्पाद विदेशों को निर्यात किए। आज किसान की आर्थिक स्थिति ये है, हमारे देश के सैनिक की स्थिति ये है, हमारे देश की व्यापारिक स्थिति ये है कि उसके घर पर कोई भी इस फैक्ट्री राज के लिए उसको तंग करने वाला नहीं है। अभी कल चर्चा हो रही थी, माननीय वित्त मंत्री जी बैंकों का सारा विश्लेषण दे रही थी, वो एनपीए कहां पर गए? ये विजय माल्या, ये मेहुल चोकसी, ये किन लोगों ने इनको लोन दिया था? ये देश से जितने भी भगोड़े हमारा धन लूट के ले गए, ये किन के राज में लेके गए थे? ये विश्लेषण की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि आर्थिक चर्चा करते हुए अगर कभी कोई भी बात आए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में भारत निश्चित रूप से विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति की चर्चा में आपने मुझको अवसर प्रदान किया है। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं कि अमेरिकी डॉलर के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का युग इस वर्तमान अर्थव्यवस्था के कारण ही गया है।
आज भारत रुपए से 22 देशों के साथ और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ आयात और निर्यात रुपए में कर रहा है भारत आज। अमेरिका के बैंक दिवालिया हुए, भारत का कोई बैंक दिवालिया नहीं हुआ। ये अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। और अगर मैं कहूं डॉलर का प्रेम और रुपए का, पिछली सरकारों के कार्यकाल में मैंने कहावत सुनी थी लैला और मजनू की। जब मजनू की पीठ पर बैत पड़ती थी तो लैला की पीठ पर उभरती थी। एक कहावत कही जाती थी, जब डॉलर गिरता था तो रुपया भी गिरता था। और ये था सब उस सरकार के कार्यकाल में। आज डॉलर से कोई संबंध रुपए का नहीं है और रुपया बिल्कुल नहीं कहीं गिर रहा है उनके डॉलर के मुकाबले। आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। आज भारत में व्यापार करने के लिए 18 देशों को अपनी बैंक में वोस्टो खाता खोलने की अनुमति दी है। रुपए से व्यापार करना ही हमारी आर्थिक स्थिति की मजबूती का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं कुछ तुलनात्मक बिंदु और कहना चाहता हूं। सकल घरेलू उत्पाद में यूपीए सरकार में 113.55 लाख करोड़ रुपए का था। मोदी सरकार के कार्यकाल में 272.04 लाख पहुंच गया। जीडीपी रैंक में यूपीए की सरकार में भारत विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था थी। आज मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में 5वीं अर्थव्यवस्था है और 3री अर्थव्यवस्था पर जाने का संकल्प मोदी जी की सरकार ने किया। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 72.805 थी। 2022-23 में यह 98,374 पहुंच गई है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014-15 में 45.15 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर था। आज 2021-22 के बाद 83.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर भारत में प्रत्यक्ष निवेश है। व्यापार करने की सुगमता 192वें स्थान पर थे यूपीए सरकार में और आज हिंदुस्तान 63वें स्थान पर है व्यापार करने की सुगमता में। पूंजीगत व्यय परिव्यय की अगर हम चर्चा करें तो 2013 में यूपीए की सरकार में पूंजीगत व्यय 1.88 लाख करोड़ था। मोदी सरकार में 2023-24 में पूंजीगत व्यय बढ़कर 10.01 लाख करोड़ जो यूपीए सरकार से 5 गुना अधिक है। सेंसेक्स और शेयर बाजार की स्थिति की अगर मैं चर्चा करूं तो 26 मई 2014 को सेंसेक्स 24,716.88 पर था। निफ्टी 50 पर के आंकड़े पे था। दिसंबर 2023 में सेंसेक्स ने 69,000 का आंकड़ा छू लिया और अब निफ्टी ने 20,000 के आंकड़े को छुआ। विदेशी मुद्रा भंडार 304.2 बिलियन डॉलर था यूपीए सरकार में और मोदी सरकार में 609 बिलियन डॉलर है। 1 मिनट और दे दीजिए। No, please conclude. 30 seconds. डिजिटल लेन देन की अगर मैं बात करूं 3 पॉइंट रह गए हैं। 2013-14 में 127 करोड़ का डिजिटल लेन देन था। मोदी सरकार में 12,735 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन है। वित्तीय समावेशन 2014 में कुल बैंक के खातों में 17.5 करोड़ था। मोदी सरकार में बढ़कर 300.1 करोड़ हो गया है। यूनिकॉर्न में 2015 में मात्र देश में 10 यूनिकॉर्न थे। अब 9 वर्षों में यूनिकॉर्न 111 हो गए। अनुसूचित कमर्शियल बैंकों द्वारा वितरित ऋण 2013 तक 55 लाख करोड़ था, अब 141.9 लाख करोड़ है। ये है मोदी सरकार की वर्तमान मजबूत अर्थव्यवस्था का उदाहरण। धन्यवाद। नरेश बंसल। नरेश जी, दिस इज योर मेडन स्पीच। यस सर, धन्यवाद सभापति जी। मेरा 3 वर्ष का